तो अपन आज की वीडियो में एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले अपन को ये समझना ज़रूरी है कि आखिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है। अगर अपन को किसी भी जने का देखना है या किसी भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो अपन उसका क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपन को देखना है उसका परफॉर्मेंस, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। जैसे कि आपका होगा सीए इंटर का, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस देखनी है क्या आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं आपका, उसमें होता है पास या फेल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है। उसमें अपन को इस चैप्टर के अंदर 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन को पढ़ना है रोल ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आखिर क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस है, क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है। सेकंड अपन पढ़ेंगे क्या क्या एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर। थर्ड अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्टिंग, इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड रेलिवेंट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एनालिसिस एंड एक्शन ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो ये 4 टॉपिक्स अपन को पढ़ने, ये 4 टॉपिक्स पढ़ने के बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जो मैं आपको बताऊंगा लाइन वो आपको रीड करनी है एमसीक्यू पर्पस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रॉफिट एंटिटीज़ हो चाहे फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ हो, दोनों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब उसमें अपन कैसे चेक करते थे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वैल्यू फॉर मनी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी, ये तीनों पॉइंट अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे। ठीक है, तो अब इसमें दे रखा है वन शुड टेक नोट एट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, डायमेंशंस और स्ट्रक्चर शुड बी रोबस्ट होना चाहिए, ओपन एंड साइक्लिक टू सर्व इट्स पर्पस। ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये बता रखा है। ठीक है, उसके लिए आपको बता रखा है ये चीज़ कहाँ इम्पोर्टेंट होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल मैनेजर को वही रेस्पॉन्सिबल होता है एक सर्टेन कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट्स ऑफ अ फर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, कोई ब्रांच है, ठीक है, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल मैनेजर अपॉइंट हुआ है, तो आप उसी वो जो है ना उस ब्रांच का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएगा कि उस ब्रांच में कौन कौन से कॉस्ट है, रेवेन्यू है और एसेट्स ऑफ अ फर्म है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस स्टोर, उसमें बहुत सारे स्टोर होते हैं, उसमें से किसी एक का ऐसे हर एक स्टोर का एक मैनेजर होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट्स ऑफ अ फर्म, और एट द ईयर एंड वो रिपोर्ट कार्ड बनाता है कि उसके स्टोर में कितना सेल्स हुआ, कितना परचेस हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड इट्स रोल इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सबसे पहले अब अपन समझते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या एक डॉक्यूमेंट है दैट एड्रेसेस द आउटकम ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ अ वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल ने काम परफॉर्म किया है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक रिजल्ट होता है। ठीक है, वही आप बोल सकते हो मार्कशीट हो गया, उसी को ही बोलते हैं, आपकी सेंस में बोल सकते हो, इसको रिजल्ट बोल सकते हो परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन का भी रिजल्ट होता है, वो ड्यूरिंग द ईयर मेहनत करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, तो लास्ट में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनता है और इसमें पूरी डिटेल में बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, द रेसिपेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन वेयर देयर इज एन अनफेवरेबल वेरिएंस। अगर कोई भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव होता है तभी आप कोई एक्शन लेते हो, यानी कि आप रीचेकिंग कराते हो। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो आप थोड़ी ना कोई एक्शन लेते हो, तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो ऐसे ही सेम बता रखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर कुछ अनफेवरेबल वेरिएंस होते हैं तो ही वो कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, अगर सब पॉजिटिव है तो कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए, अ की पार्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज द बेस लाइन फ्रॉम विच वेरियंसेस आर कैलकुलेटेड। इफ द बेस लाइन इज नॉट रीजनेबल देन एनी आउटकम्स डिराइव्ड फ्रॉम इट विल बी इनवैलिड। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपका बेस लाइन ही छोटा हुआ, ठीक है,
तो उसका कोई रीजनेबल है ही नहीं। अगर आपका बेस लाइन, तो आपका आउटकम भी इनवैलिड कहलाएगा। जैसे कि अगर आपका टारगेट है आपके एग्ज़ाम से, ठीक है, और आपका टारगेट एग्ज़ाम के दिनों में आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, अब आपने टारगेट ही ले रखा है 4 घंटे का और आप पढ़ रहे हो 5 घंटे, तो कोई मतलब नहीं है। या भले ही आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो, पर ये बेस लाइन ही रीजनेबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन में आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स का क्या रोल है, इसको आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर इशू करना चाहिए, यानी कि वही है, अगर आपकी 1 साल बाद एग्ज़ाम है तो आपको हर 3-3 महीने में अपना एक बनाना चाहिए मॉक टेस्ट, ठीक है, उस हिसाब से, ताकि आप देख सकते हो उसमें अपीयर होगी तो आपको डेविएशन पता चल जाएंगे। सेम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रखा है, ठीक है, ताकि उसको वो कंपेयर करेंगे तो वो डेविएशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट द बॉटम लेवल से इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट करेक्टिव मेजर्स आर रिक्वायर्ड इन देयर सेगमेंट्स। और टॉप लेवल में क्या होता है, दीज रिपोर्ट्स कीप टॉप मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सेगमेंट्स। यानी कि टॉप मैनेजमेंट पे क्या होता है, ये टॉप मैनेजर्स लोग सारा परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है, और बॉटम लेवल पर करेक्शन लिया जाता है। ये सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से लाइन ध्यान रख सकते हो। एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, कौन कौन से एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ये अपन देखते हैं। पहला, सबसे पहले हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द नीड एंड यूज केस फॉर द यूजर रिसिप्ट। इसका क्या मतलब है, जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखने वाला है तो उस हिसाब से बननी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जैसे कि अगर कोई परचेस वाला देख रहा है तो उस हिसाब से उसका परचेस से रिलेटेड डेटा का आपको रिपोर्ट बनाना चाहिए। सेल्स वाला देख रहे हैं तो उस हिसाब से, यानी कि कौन पर्सन वो देखेगा तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनना चाहिए। एकदम टॉप लेवल ओनर देखेगा तो उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये दे रखी है, ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उससे रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो CA7 KPIs, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये सब आप डिटरमाइन कर रहे हो तो ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेवेंट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है एड एन एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी से क्या होगा, आप एक इसको बेसिकली स्नैपशॉट बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें ब्रीफ एंड कंसाइज समरी होगा, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट अगर आपने किसी कंपनी की देखी होगी वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। द रियल स्टेप परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे देख सकते हो, एक तो फाइनेंशियल देख सकते हो, सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट रिजेक्ट्स, आपकी कंपनी के कितने प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आ रही है। नॉन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव यानी कि चेंज इन रेपुटेशन, आपकी ब्रांड इमेज बनी है या ख़राब हुई है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, स्टाफ मॉडल, एम्प्लॉय बार बार छोड़ के जा रहे हैं, नया एम्प्लॉय तो वो कितने टाइम तक टिकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है लेआउट इज की विजुअल एलिमेंट्स एंड नैरेटिव कमेंट्री कैन बी एडिड। अब आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में विजुअल एलिमेंट होंगे तो और अच्छा रहेगा, यानी कि टेबल्स चार्ट से आप रिप्रेजेंट करोगे तो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। नैरेटिव कमेंट्री, यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप नैरेटिव कमेंट्री यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिटेल्स क्वार्टर शैल बी क्रॉस चेक, आपके सारे फैक्ट्स ट्रू होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका कोई डेटा गलत आप प्रेजेंट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। सबसे पहले अपन इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देखते हैं, जिसमें आता है अर्न वैल्यू रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, आपका स्कोप होता है, शेड्यूल आप डिटरमाइन करते हो, कॉस्ट डिटरमाइन करते हो, यानी कि अगर आप फ़ोन बना रहे हो तो आप देख सकते हो आपका कॉम्पिटिटर का क्या कॉस्ट है, उसका क्या, वो कितने टाइम पीरियड में फ़ोन बना लेता है, मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है, उस हिसाब से इसको ये MCQ पर्पज से काम कर। दिस रिपोर्ट इज़ ऑफन पार्ट ऑफ स्टेटस रिपोर्ट। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग रिपोर्ट। फोरकास्टिंग क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इंक्लूडिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। या आप अपने रिसोर्स के हिसाब से देखते हो, आपका कॉम्पिटिटर तो बना लेगा पर आप क्या वाकई में उतने टाइम पीरियड के अंदर बना लोगे, आपके पास इतने रिसोर्सेज कितने। प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें आप देखते हो कितना आप काम कर चुके हैं। स्टेटस रिपोर्ट, या आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हो कि आप स्टेटस अपना देखते हो, ठीक है। ट्रेंड रिपोर्ट में क्या होता है, आप ट्रेंड देखते हो, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेम पीरियड इन द प्रीवियस रिपोर्ट। अगर आपने पिछले साल के कंपेयर में लास्ट ईयर
इतनी सेल्स थी, तो इस हिसाब से आपकी इस साल कितनी सेल्स होगी उसको आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो। ये मंथली हो सकती है, क्वार्टरली, सेमी एनुअल हो सकती है, एनुअल हो सकती है। वेरियंस, वेरियंस क्या मतलब है? डिफरेंस आप कंपेयर करते हो बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान, जो आपने सोचा था और जो प्लान था। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स दैट आर रिलेवेंट टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, यानी कि ये तो एक तरीके से वॉलेंटरी बोल सकते हो, यानी कि इसमें आपको कोई गवर्नमेंट को ऐसा बना के नहीं देना पड़ता है, या आप अपनी इच्छा से बनाते हो। ये कंपलसरी गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि ट्रिपल बॉटम लाइन, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ESG रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क थ्रू वैल्यू क्रिएशन। ट्रिपल बॉटम लाइन ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी कि जो भी आप बना रहे हो वो विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ESG रिपोर्टिंग क्या होता है? ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, गवर्नेंस, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसकी भी रिपोर्टिंग होती है। गवर्नेंस का मतलब होता है नो फ्रॉड, यानी कि आपके जो बिजनेस है उसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, आपके नंबर्स के अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इन सभी को मिलाकर बनता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक कंसाइज कम्युनिकेशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट्स लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। इससे क्रिएशन ऑफ वैल्यू एनहांस होती है। इन सब को मिलाकर बनता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, जो वैल्यू क्रिएशन को क्रिएट करता है। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन कैसे बनता है? इन 7 चीज़ों से मिलकर बनता है, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर, ह्यूमन, नेचुरल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल्स। सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से नाम ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसमें सेम बता रखा है, एक एग्जांपल बता रखा है, अगर कोई ऑटोमेशन आए, ऑटोमेशन जब भी आता है तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है, जैसे कि AI आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो उससे अब आपको क्या करते हो? कम लोगों को अपॉइंट करते हो, जो लोग नौकरी पर उनको हटा देते हो, क्योंकि ऑटोमेशन हो गया। तो उससे आपको चेक करना है कि आपका कॉस्ट कम हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो ऑटोमेशन। तो उसके बाद लास्ट टॉपिक अपने पास आता है एनालाइज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। द डेटा डेट नीड्स टू बी एनालाइज्ड कैन बी क्वान्टिटेटिव हो सकता है और क्वालिटेटिव हो सकता है, जैसे कि कस्टमर सर्वे रिस्पॉन्सेज। तो वही अगर कोई भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ख़राब होती है तो आप एक्शन लेते हो। सेम ये दे रखा, ये लाइन MCQ पर्पज़ से काम की है। ठीक है, और आपको टाइम फ्रेम करना चाहिए, चाहे आप मंथली करो, चाहे क्वार्टरली करो, चाहे एनुअल करो। उससे क्या होता है, आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। अब कुछ MCQ दे रखे, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इज ट्रू? ऑलवेज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल में दोनों चीज़ें ही हों। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल ही ये अपन ने देखी थी, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल की बात हो रही थी। ठीक है, कैन टेक एनी फॉर्म डेट मैनेजमेंट चूजेस, हाँ ये हो सकता है, इधर लिख रखा है एज दीज आर वॉलेंटरी रिपोर्ट्स नॉट स्टैट्यूटरी। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हो। बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है, इस कोई ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, आप रीड कर सकते हो। सेम इन्फॉर्मेशन बट दे आर प्रोड्यूस मंथली, ऐसा कुछ है नहीं। MCQ 2 क्या दे रखा है, सिंस परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन non-financial measures, you are required to identify which of the following statements correct about the non-financial performance measures। कौन सा करेक्ट है नॉन फाइनेंशियल के बारे में? नॉन फाइनेंशियल डू नॉट इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस स्कोर कार्ड अपन ने देखा था, उसमें नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये पहला पॉइंट गलत है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन फाइनेंशियल मेजर्स डिपेंड अपॉन द नेचर, हाँ होता है, ये अपन ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में ज़्यादा अपन देख चुके हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स शुड कॉरेस्पॉन्डेंस एज फार एज पॉसिबल विद द एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द यूज़ ऑफ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हेल्प्स टू एड्रेस द डेफिशिएंसीज। हाँ, इससे अपन को जो भी कमी होती है वो अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तभी तो अपन इसको यूज़ करते हैं नॉन फाइनेंशियल को, और इससे अपना ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव होता है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सही है। फर्स्ट में बैलेंस स्कोर कार्ड, इसका रीज़न है कि ये पॉइंट गलत क्यों है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो।